अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से दिए गए 2 फैसलों को मुअत्तल करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई को रोक दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल कर दिए हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को नोटिस जारी कर दिए हैं। जैसे अमीनुद्दीन खान और जैसे नईम अख्तर अफगान ने ऑडियो लीक केस में करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। जैसे अमीनुद्दीन खान ने हुक्मनामे में लिखवाया कि हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक केस में आर्टिकल 199 की हद को अबूर किया। जैसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो वो ऑडियो उन्होंने ही लीक हो। जैसे नईम अख्तर अफगान ने वाज़ेह किया सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया है। जबकि पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो इसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान और अदालत को काम नहीं करने दिया जाएगा तो सच कैसे सामने आएगा। इसी तमाम तर मामले पर और इस अहम फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर कानून हाफिज एहसान साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं। ये बड़े अहम मामला थे, ऑडियो लीक्स के हवाले से केसेस चलते रहे लेकिन अभी रोक दिया गया है। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 199 की हद का जिक्र किया गया है, इसके हवाले से क्या डिफाइन करेंगे आप व्यूअर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज के फैसले के अंदर आई हैं। एक इसके अंदर आया ये है कि चूंकि ये एक कंटिन्यूटी है उस मैटर की जिसकी तरफ आज इशारा भी किया गया है कि जब कुछ ऑडियो लीक्स जो थी 2023 के अंदर सरफेस के ऊपर आई थी तो उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के नीचे, और उसके अंदर उस दौर के जो प्योने जज थे जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो हेड कर रहे थे। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट से ये 20 जून 2023 को ये कमीशन बना और उसने अपनी प्रोसीडिंग जब स्टार्ट की तो 26 जून 2023 को उस कमीशन की जो प्रोसीडिंग थी उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद दोबारा उसकी 19 जुलाई को जो प्रोसीडिंग्स थी वो ये मामला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चला गया और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर प्रोसेस किया। अब 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर 1 तो ये है कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किसी चीज के ऊपर कॉग्निजेंस ले लेती है तो हाई कोर्ट जनरली 199 की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करती और उसी की तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अंदिया दिया उस तरफ कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पड़ा हुआ है, नंबर 1 कि वो जो केसेस से आर्टिकल 184(3) के नीचे जिसपे ऊपर कमीशन की कॉम्पोजिशन को या कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया गया था वो आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पड़े हुए हैं। तो जब वही मामला सब्जेक्ट मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है तो हाई कोर्ट इसके ऊपर किस तरह अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर ये है कि क्या हाई कोर्ट ने जब जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की थी तो क्या फेडरल गवर्नमेंट के पास इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस या उसके बाद आपकी ऑडियो सर्वेलेंस जो है जनरली क्या पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के पास ये कॉम्पिटेंसी है कि वो किसी भी एजेंसी को ऑथोराइज करे। तो वो सेक्शन 54 पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 जो है वो भी ऑथोराइज करता है फेडरल गवर्नमेंट को और उसके बाद जो पाकिस्तान टेलीग्राफ एक्ट है 1885 वो भी फेडरल गवर्नमेंट को ऑथोराइज करता है कि वो किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी और किसी ऑथोराइज को इख्तियार दे सकते हैं कि वो करे। और ये कोई पाकिस्तान के अंदर नई चीज नहीं है, दुनिया के तकरीबन सारे ममालिक ऐसे हैं, चाहे आपके यूरोप के हैं, चाहे आपके अमेरिका है, चाहे आपका कनाडा है, चाहे आपके जो नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज हैं, सब ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऑथोराइज किया हुआ है कि वो हीनियस ऑफेंसेस के अंदर या एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो है या उसके बाद जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज चल रही हैं उसको आप मॉनिटर या सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो ये एक जो हाई कोर्ट के अंदर इशू था कि क्या फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है या नहीं किया ऑथराइजेशन का, तो वो नोटिफिकेशन जो था वो फेडरल गवर्नमेंट ने जुलाई 2024 के अंदर वो भी नोटिफिकेशन कर दिया। फिर उसके बाद जो ज्यादा थ्रस्ट था हाई कोर्ट का वो था राइट ऑफ फेयर ट्रायल एक्ट जो है वो 2013 का है जिसके अंदर आपको हाई कोर्ट से वारंट लेना पड़ता है। अब हाई कोर्ट से अगर आपने वारंट लेना है तो उसके अंदर वो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, वो 5 किस्म के ऑफेंसेस हैं जिसको वो डिफाइन किया गया है कि जिसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो फेयर ट्रायल एक्ट 2017 के नीचे, उसमें एक प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एबॉलिशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1974 है, दूसरा एंटी नेशनल एक्टिविटीज एक्ट 1974 है, तीसरा आपका एंटी टेररिज्म एक्ट 97 है, चौथा पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी
अथॉरिटी ऑर्डिनेंस है, और चौथा पाकिस्तान नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 है। अब ये जो मामला था या ये पीका लॉ के नीचे था या उसके बाद जो था और पाकिस्तान पीनल कोड था, तो उसके नीचे जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल एक्ट है वो अप्लाई ही नहीं करता। और दूसरी इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर ये थी कि जो फैक्चुअल कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं या इस तरह की जो चीजें हैं वो हाई कोर्ट जनरली जो है वो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि वो मामला इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने अपनी जुरिसडिक्शन को एक्सीड किया, और वो जो दोनों ऑर्डर थे, फर्स्ट जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के मुताल्लिक किया और दूसरा जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का था, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सस्पेंड किया और रिस्पोंडेंट को नोटिस इशू किए हैं। और बुनियादी चीज बात इसी पे आएगी कि क्या आर्टिकल 199 के नीचे हाई कोर्ट का दायरे इख्तियार था, और दूसरा ये है कि क्या जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला पेंडिंग था तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस एक्सरसाइज होने के बावजूद हाई कोर्ट को था, और तीसरा क्या हाई कोर्ट के पास जब वो मामला था तो हाई कोर्ट ने सिर्फ उसी हद तक, प्रेयर की हद तक कॉग्निजेंस लिया, या उसके बाद जो अपनी ज्यादा लिमिट्स जो है उसने एक्सरसाइज की, तो क्या आर्टिकल 199 के नीचे उसको सुओ मोटो का इख्तियार था या नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि ये वो पॉइंट है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि जो ऑलरेडी मैटर उनके पास 2023 से पेंडिंग है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन वाला मामला है, उसको फौरी तौर पर लगाए उस केस को और उसका फैसला करे कि क्या पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के नीचे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है या नहीं है। और अगर वो कहते हैं कि कर सकती है तो मेरा ख्याल है कि इस सारे प्रोसेस के लिए जो बेस्ट फोरम है वो कमीशन ही हो सकता है कि जिसके अंदर आपकी एविडेंस भी आती है, आप क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी वहां पे आपको प्रोवाइड किया है, फाइंडिंग्स भी आ सकती है, और ये सारी चीजें जो है वो ना आर्टिकल 199 के नीचे की जा सकती हैं और ना ही आर्टिकल 184(3) के नीचे की जा सकती हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं जो आज का ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना कीमती वक्त बोल को दे रहे थे। और अब खबर यह है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के लिए अगस्त तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान का एजेंडा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शामिल नहीं किया गया। दूसरी जानिब रवामा नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पाकिस्तान पुरुमीद है। नया प्रोग्राम मंजूर होने की सूरत में पाकिस्तान को IMF से $7 अरब मिलेंगे। नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह के अरसे पर मुहित होगा। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में मॉनसून के ताकतवर स्पेल ने तबाही मचा दी है। हर जानिब पानी ही पानी हो गया है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, पानी घरों में भी दाखिल हो चुका है, गलियां और सड़कें डूब गई हैं। सैलाब से सैकड़ों मकानात और अस्पताल तबाह हो चुके हैं, जबकि फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी, मुल्क भर में मानसून के ताकतवर स्पेल ने तबाही मचा दी। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई, नदी नाले भी भर गए, गाड़ियां रेलों में बह गईं। बालाकोट में महादरी के मुकाम पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरियाए कुल्हार में गिर गया। पहाड़ के करीब वाक़ आबादी को खाली करवा लिया गया। पंजाब में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी आ गई। कोट मिट्टी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, दरिया चनाब में झंग के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। अहमदपुर शर्किया में ऊंच कैनाल में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, फसलें ज़ेरे आब आ गईं। पानी करीबी रिहायशी बस्तियों में दाखिल होने से मुतादिद घरों की दीवारें गिर गईं। लाड़काना, नौशहरो फिरोज समेत सिंध भर में भी तूफानी बारिशें हुई। घोटकी की तहसील ओबाड़ो और गिरदोनिवा में बारिश से कच्चे मकानात जमीन बोस हो गए। कोटडीजी में डैम का बंद टूट गया। सांगड़ में सैलाबी सूरत हाल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। NDMA के मुताबिक 1 जुलाई से 189 अफराद जाम बहक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में 68 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 64, सिंध में 32, बलूचिस्तान में 16 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद जान से गए हैं। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से 5 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवां सीजन में 645 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि 1419 को जुज़वी नुकसान हुआ है। 8 स्कूल्स हैं, 35 पुल तबाह हुए हैं, जबकि 323 जानवर सैलाब में बह गए हैं।
बलूचिस्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बारिशों से नदी नाले बेफर गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रेलों ने तबाही मचा दी है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग शारा कराकरम 3 मकामात पर बंद है, जबकि 15 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 59 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। शदीद बारिश और सैलाबी रेलों से खड़ी फसलें तबाह हो गई। बारिश और सैलाबी रेलों से मुतासरा गिलगित खिज़र रोड, चंदोर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। जबकि कुछ बात करेंगे शहर कायद की, तो कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात ने आज भी बादल बरसने की पेशगोई की है। वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि शहर में जुनूब मगरिब समेत यहाँ से 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 78% है। सखर में बारिशों का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया है। 24 घंटे के दौरान 290 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर की अहम शाहराहों से पानी निकाल लिया गया है। तूफानी बारिशों से गलियां, सड़कें, तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जख्मी हो गए। 48 घरों को नुकसान पहुंचा है। मेयर अरसलान इनाम शेख ने कहा कि 80% इलाकों में निकासी का काम मुकम्मल कर लिया गया। मामूलात जिंदगी जल्द बहाल हो जाएंगे। सखर में 290 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर पानी पानी हो गया। सिंध के तीसरे बड़े शहर में बादल ऐसे बरसे कि 77 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। शदीद बारिशों के बाद पूरा शहर डूब गया। गलियां, सड़कें, नदी नाले बनी रहीं। रेलवे स्टेशन तालाब बन गया। इंतजामिया ने फुर्तियां दिखाई। शहर की अहम शाहराहों से पानी निकाल लिया गया। निकासी ऐप का काम जारी है। इस वक्त तकरीबन 80% से ज्यादा शहर जो है क्लियर है। हमारा पुराना सखर जो मेन हमारा मसला है वो इस वक्त आप जा सकते हैं, हमने क्लियर कर दिया है। शालीमार क्लियर हो गया है। घंटाघर इस वक्त आपको क्लियर नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत जो पानी है ये अपना टाइम से निकल जाएगा इंशाल्लाह। मेयर अरसलान इनाम शेख ने कहा कि 70 से 80% इलाकों में निकासी का काम मुकम्मल कर लिया है। मामूलात जिंदगी जल्द बहाल हो जाएंगे। सखर के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि इस शहर में बारिश के बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कोशिशों से बारिश का पानी मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया है। शहर के मारूफ चौराहे घंटा घर पर यहाँ पर ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा शाहिद अली, इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? पानी मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है? सिंध बड़े शहर सखर में गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में 290 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसके बाइस सखर के तमाम इलाके जो है उनमें बारिश का पानी जमा हो गया था। इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं घंटाघर चौक पर, गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने नाज़रीन को दिखाया था कि यहाँ पर कितना पानी जमा था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि एक ही रात में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सॉलिड वेस्ट के अमले ने पूरा इलाका जो है वो साफ़ कर दिया है। जितना यहाँ पानी मौजूद था वो तमाम का तमाम बारिश का पानी निकाल दिया गया है। तमाम दुकानें और बाज़ार अब खुलते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम घंटाघर चौक पर मौजूद है। तमाम बाज़ारों को जाने वाले रास्ते जो है वो क्लियर और साफ़ नज़र आ रहे हैं और बारिश का तमाम पानी जो है वो अब यहाँ से निकाला जा चुका है। कभी रिमझिम कभी तेज धूप। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा और आखिरी स्पेल जारी है। महकमा मौसमियात ने बारिश की क्या पेशगोई की है और लाहौर का मौसम इस वक्त कैसा है, जानते हैं फातिमा शराजी से। देखिए, सावन का महीना तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मानसून बारिशों का स्पेल जो है वो अब तक जारी है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में कई ऐसे शहर हैं जहां तेज़ बारिश और तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर की बात करूं तो लाहौर में गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिमझिम और हल्की हल्की बारिश का समा होता है और मौसम खुशगवार हो जाता है, जिससे इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं हवा में नमी की बात करूं तो नमी का जो तनासुब 90% से 99% तक रहा है। इस वक्त जो है वो 65% है, यानी हब्स पे भी काफ़ी कमी आई है। लेकिन तिबी माहिरीन के मुताबिक ठीक है, बहुत शुक्रिया फातिमा अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे। यहाँ का मशहूर सयाहती मकाम है अयूबिया, जो लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। सुबह से यहाँ पर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पर खिंची चली आई है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल वासे खान। जी, एबटाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो एबटाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार है। सुबह सवेरे से एबटाबाद में बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है और बारिश के बाद यहाँ का मौसम इंतहाई खूबसूरत हो चुका है। एबटाबाद को सियाहों की जन्नत कहा जाता है। यहाँ पे घने जंगलात, बहती नदियाँ
और यहाँ के हसीन नज़ारे जो हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सियाहों की एक बड़ी तादाद हर साल यहाँ क्या विज़िट करती है। तो आए चले सियाहों से पूछते हैं कि आया वो इस खूबसूरत मौसम को कैसे इंजॉय करते हो। जी हमने यहाँ पे आके बहुत इंजॉय किया और हमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा है वो ये अयूबिया ही अच्छा लगा बिकॉज़ हम बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे मार्केटिंग भी इसकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है तो हमने बहुत इंजॉय किया और बाकी भी जगह हम घूमे हैं। बहुत शुक्रिया। वादी सबात कुदरती हुसून से माला माल है। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहलाने वाली वादी में गैर मुल्की सयाहों की आमद जारी है। हमारे नुमाइंदे सैयद अनवर शाह इस वक्त वाइट पैलेस मरकज़ार में मौजूद हैं, जहां पे कुछ गैर मुल्की सयाह उनके साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। बताइएगा गैर मुल्की सयाहों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात के पुरफ़ज़ा मकाम मरकज़ार में। यहाँ पे मकामी और गैर मकामी सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो आई हुई है। कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करते हैं। My name is Umar Zaman and I believe Swat is a really beautiful area. Before I thought it was like other places in Pakistan, but here it's really beautiful. I think loads of tourists should come and see this place. This is a massive tourist attraction. Thank you. जी जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि सयाहों को यहाँ पे आना चाहिए और बड़ी तादाद में वो यहाँ आके यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से। ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सुपर ब्लू मून का नज़ारा किया जाएगा। पाकिस्तान में ये मंजर रात 11:26 पर देखा जाएगा। आपको ये बता दें कि इस गलत फहमी में ना रहें कि चांद ब्लू नजर आएगा, बल्कि चांद रेड कलर का नजर आता है। और लेकिन कहा यह सुपर ब्लू मून जाता है। सुपर ब्लू मून उस वक्त होता है जब चांद अपने मदार से तकरीबन 2,26,000 मील के फासले पर चला जाता है और पूरे चांद से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आता है। वेलकम बैक। कुछ अवामी मसाइल की बात करें तो आपको बताएं कि पाकिस्तान भर में तकरीबन एक हफ्ते तक इंतहाई सुस्त रफ्तारी के बाद मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की रफ्तार मामूल पर आना शुरू हो चुकी है। ताहम फ्रीलांसर समेत ऑनलाइन तजारत से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात का सामना है। उधर वज़ीर मुमलिकत बराए IT का कहना है कि पाकिस्तान भर में इंटरनेट की रफ्तार VPN के इस्तेमाल के बायस सुस्त हुई है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पड़ गई लोगों पर भारी। कारोबार करने वाले परेशान, तलबा और घरेलू सार्फिन भी परेशान। सिक्योरिटी नेटवर्क सिस्टम की तनसीब और तजर्बात से जहां इंटरनेट रफ्तार सुस्त है, वहीं वेबसाइट्स और एप्स भी मुतासिर हैं। PTA की जानिब से ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया। जराए के मुताबिक फायरवॉल की तनसीब का दूसरा मरहला कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद इंटरनेट रफ्तार में कदरे बेहतरी आई है, जिसके बाद सोशल मीडिया एप्स बहाल और डेटा डाउनलोड होना शुरू हो गया। उधर सोशल मीडिया पर एक ऐसा खत भी वायरल है जिसके मुताबिक नेशनल फायरवॉल सिस्टम नस्ब करने का फैसला साबिक वजीर आजम के दौरे हुकूमत में किया गया था। कायमा कमेटी के मुताबिक इंटरनेट स्पीड मुतासिर होने से पाकिस्तान भर में 500 मिलियन का नुकसान हुआ और बल्दियाती इदारों पर कब्जा किया गया। कब्जा मेयर भी बना लिया गया। इख्तियारात पर काबिज लोग कहते हैं हम जमहूरी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान बरस पड़े। कहा विफाक और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात अवाम दुश्मनी पर मबनी है। नवाज शरीफ बादशाहत का निज़ाम ख़त्म करें। तो बिलियन से ज्यादा सिर्फ जो वफाकी बजट से सूबे को मिलता है और नीचे बल्दियाती हुकूमतों को मुंतकिल नहीं करते और नाक बंद कर बैठे हुए काम नहीं करने देते। जो काम करना चाहते हैं उनको भी काम नहीं करने देते और फिर अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं। आप तमाशा तो देखिए, कब्जा करके आ जाओ, बंदे उठा लो, फॉर्म 47 पर मुसल्लत हो जाओ। बल्दियात में 11-12 थे फॉर्म, यहाँ 45-47 थे। सिंध में इस वक्त जो बारिशों की सूरत हाल है, आप पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को देख लीजिए जाके। करप्शन, लूटमार, धंधा कर रही है पीपल्स पार्टी। धंधा कि किस तरह ये IPPs ने बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे मुल्क की मईशत का। अब पंजाब में उन्होंने 2 महीने के लिए 14 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान किया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। एक तो ये कि ये जो स्टाइल है बादशाह सलामत का कि आप नमूदार हुए, अपनी साहबजादी को साथ बिठाया और पाकिस्तानी कौम पर एहसान करते हुए 14 रुपए कमी का ऐलान कर दिया, ये बादशाही निजाम नहीं चलेगा। पूरे पाकिस्तान के लिए टैरिफ में कमी की जाए। दुनिया में एनर्जी पर सबसे ज्यादा टैक्स पाकिस्तानी सार्फिन से लिया जाता है। एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ की बोल न्यूज के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में गुफ्तगू कहा कि अवाम को टैक्स के बदले सहूलियात भी मिलनी चाहिए।
भी कंज्यूमर को बेनिफिट देना है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 18th अमेंडमेंट के बाद जो है इनके पास काफी लीवरेज होता है कि अपने बजट को यूटिलाइज भी करें और उसको कहाँ पे बेहतर अवाम की बेहतरी के लिए कहाँ पे यूटिलाइज करना है। ये अवाम का पैसा अवाम पे लगाने की बजाय अवाम को दबाने के लिए लगाया जा रहा है। ये बिजली के बिल के अंदर जैसे आपने पॉइंट आउट किया को 12 से ज्यादा डिफरेंट टैक्सेस हैं और नई से नई नोमेनक्लेचर निकालते जा रहे हैं। एवरी टाइम दे कम अप, एवरी टाइम दे वांट टू कलेक्ट मोर मनी, और वो पैसा कहाँ जा रहा है वो भी एक अलग से क्वेश्चन है। उसमें फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। 2-3 साल से तो एटलीस्ट अवाम की बेहतरी के लिए जितने टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और अनड्यूली हाई टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है इस वक्त हाईएस्ट टैक्स रेट्स कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम द कंज्यूमर विद जीरो फैसिलिटीज। खबर ये है कि खज़ा जंगबंदी माहदे के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजात तेल अवीव में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे। इसराइली सदर से मुलाकात में एंटोनी ब्लिंकन ने माहदे पर मुज़ाकरात को फैसला कुन करार दे दिया है। दौरा इसराइल के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कल मंगल के रोज़ मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुँचेंगे। एंटोनी ब्लिंकन माहदे के लिए फ़रीक़ैन पर सिफारती दबाव डालेंगे। ये उनका मशरिक़ वस्ता का 9वां दौरा होगा, जबकि इसराइल पहुँचने के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब से भी रब्ता किया है और इनसे खज़ा यमन और स्वीडन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कुछ बात करेंगे खेलों के हवाले से तो आपको बताएं कि आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लेंगे। सिर्फ लाहौर नहीं, तीनों स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन नामुमकिन प्रोजेक्ट था। चेयरमैन PCB मोहसिन रफ़ी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हमारे और दुनिया के दीगर स्टेडियम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमारा कोई स्टेडियम आलमी मेयार के मुताबिक नहीं। ट्रॉफी से पहले अल्लाह ताला ने चाहा तो ये कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ जो प्रोग्रेस चलती रहेगी वो आप लोगों को मिलती रहेगी। आप खुद भी देख सकते हैं चीज़ें, जब भी आप आना चाहें आके देख सकते हैं। स्टेडियम सारे के सारे पूरे अपग्रेड होंगे। ना सिर्फ ये, हम इस्लामाबाद में नया स्टेडियम, हम इंशाल्लाह ताला एबटाबाद स्कर्दू वाली साइड पे फिटनेस सेंटर और परफॉर्मेंस सेंटर, उस सारी चीज़ों पे भी साथ साथ। उसके बाद कुछ स्टेडियम है जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमने डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को लेटर लिखे कि आप लोग ठीक कर लें या फिर आप हमें हैंड ओवर कर दें, हम लोग ठीक कर देते हैं स्टेडियम, ताकि वहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट हो सके। हमारा स्टेडियम और बाकी दुनिया के स्टेडियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। किसी भी लिहाज से वो इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं था। माजरत के साथ आपका कोई स्टेडियम इंटरनेशनली क्वालिफाई कर ही नहीं सकता था। ना सीटें थीं, ना बाथरूम थे, और व्यू ऐसा था कि आप 500 मीटर दूर से देख रहे हैं। आजकल के दौर में दुनिया बहुत एडवांस चली गई है। अगर मैंने 1980 के मॉडल में रहना है तो बहुत अच्छा था। पाकिस्तान अब बांग्लादेश की टीमें पहले टेस्ट की तैयारी के लिए आज मुसलसल दूसरे रोज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। फास्ट बॉलर आमिर जमाल को फिटनेस मसाइल के बाद टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। और अब ये जानिए, सिंसिनाटी ओपन टेनिस में आलमी नंबर 1 इटली के सुने ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सबलंका और पेलागोना ने विमेन सिंगल फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। और अब आपको ये बताएं कि विमेन्स टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का टाइटल पोलैंड की नेविया डोमा ने अपने नाम कर लिया है। नेविया ने सिर्फ 4 सेकंड के फर्क से फतह हासिल की है। 8वां और आखिरी मरहला दिफाई चैंपियन विलरिंग के नाम रहा है, लेकिन वो फाइनल के दिफा में नाकाम रही। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी का फातिहाना आगाज चेल्सी को 2 गोल से पछाड़ दिया, जबकि ब्रेंटफोर्ड ने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 2-1 से फतह समेटी। और हांगकांग मार्शल आर्टिस्ट सुनीता रोथरोक बरसों के बाद हॉलीवुड फिल्म में जलवागर होंगी। फिल्म लेडी स्कॉर्पियंस का एक्शन ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां साल रिलीज होगी। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।